नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर संतोष सिंह फर्जी एनकाउंटर मामले से जुड़ी हुई आ रही है, जहां पर पटना की सीबीआई कोर्ट ने बड़ी सजा, और इस वक्त जो बड़ी खबर है फर्जी एनकाउंटर में पटना की सीबीआई कोर्ट ने 2 थाना प्रभारी को सजा सुनाई है। इस मामले में क्या कुछ कोर्ट की तरफ से कहा गया है, जरा वो भी जान लीजिए। इस वक्त की ये बड़ी खबर पूर्णिया से आ रही है, जहां पर पटना की सीबीआई कोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया गया और इस फैसले में 2 पुलिसकर्मियों को सजा के ऐलान किए गए। 2 पुलिसकर्मी जिनके नाम और ये इस मामले में कैसे जुड़े हुए हैं। मुखलाल पासवान को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, साथ ही साथ 3 लाख का अर्थदंड यानी कि जुर्माना जो है वो इनके ऊपर लगाया गया है। वहीं अरविंद कुमार झा जो 5 साल की सजा, इस पूरे मामले को लेकर ही बताया जा रहा है कि उन्हें कोर्ट की तरफ से सजा के तौर पर दी गई है। 50,000 का अर्थदंड इन्हें भी लगा है। जुर्माने के तौर पर इन्हें ये राशि भी देनी होगी। इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने 26 साल के बाद बड़हरा कोठी के तत्कालीन थाना प्रभारी मुखलाल पासवान और बिहारीगंज थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी अरविंद कुमार झा को सजा सुनाई है। सीबीआई कोर्ट में बड़हरा थाना प्रभारी मुखलाल पासवान को आजीवन कारावास और 3 लाख रुपए जुर्माना के साथ बिहारीगंज के तत्कालीन थाना प्रभारी अरविंद कुमार झा को 5 साल की सजा और 50,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई, जिस पर सभी इंतजार कर रहे थे कि आखिर जब इतना लंबा इंतजार हुआ है तो क्या कुछ फैसला कोर्ट की तरफ से आता है। और हमारे साथ इस वक्त पूर्णिया से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं कुमार प्रवीण, एक लंबा इंतजार, लेकिन अब कोर्ट का ये फैसला। जी बिल्कुल, ये 26 साल पुरानी घटना है और 1998 ईस्वी में ये घटना हुई थी। पूर्णिया और मधेपुरा के बॉर्डर पर बिहारीगंज थाना क्षेत्र के जोतैली गांव की घटना है, जहां पर उनके परिजनों ने बताया कि संतोष सिंह जो एक किसान थे, जिन पर की कोई किसी भी तरह का केस नहीं था, जो थाना प्रभारी बड़हरा कोठी के थाना प्रभारी मुखलाल पासवान और उस समय के जो बिहारीगंज के थाना प्रभारी थे अरविंद कुमार झा, दोनों टोला सिंह जो उस समय लिबरेशन आर्मी के चीफ हुआ करते थे, उनकी खोज में गए हुए थे। और उस दौरान चूंकि ये बताया जा रहा है कि टोला सिंह और ये जो संतोष सिंह, दोनों का हुलिया कुछ कुछ मिलता था, तो पुलिस ने संतोष सिंह को ही पकड़ लिया और उनको लेके गया और फर्जी इनकाउंटर करके उसको मार दिया गया था। ये 1998 की घटना है और उसके बाद परिजन लगातार इंसाफ के लिए कोर्ट से गुहार लगाते रहे। 2006-07 में इसमें सीबीआई टीम द्वारा जांच शुरू हुआ और आज ये फैसला आया है। और इस फैसले में जो तत्कालीन थाना प्रभारी थे बड़हरा कोठी के मुखलाल पासवान, उन्हें उम्र कैद की सजा और 3 लाख रुपया का जुर्माना, या अगर जुर्माना राशि नहीं दी जाती है तो उसके बदले में और अधिक सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जो कुमार प्रवीण, परिवार के लोग क्या इस फैसले के बाद इस कोर्ट के अब जो सजा सुनाई गई उससे संतुष्ट हैं? जी, परिवार के लोग कोर्ट को धन्यवाद दे रहे हैं कि 26 साल बाद ही, देर से ही सही, लेकिन उन्हें इंसाफ मिला है और एक साथ 2 थाना प्रभारी को सजा सुनाई गई है। ये उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और उनके घर में पत्नी है, 2 बेटी है और उनके अन्य परिजन हैं, और उन लोगों ने कहा कि उन्हें आज इंसाफ मिला है और वो इसके लिए सीबीआई कोर्ट का धन्यवाद देते हैं कि देर से ही सही लेकिन आज उन्हें इंसाफ मिला है। तो 26 साल के लंबे इंतजार के बाद कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार प्रवीण इस तमाम जानकारी के लिए। उस परिवार को न्याय मिला और उस समय आतंक का राज था, जंगल राज था लालू जी का समय में, तो उस समय निर्दोष आदमी का, गरीबों का हत्या नरसंहार होता था। उसी कड़ी में संतोष सिंह निर्दोष आदमी थे, आज तक एक भी केस मुकदमा में हुआ था। जो देश की विश्वसनीय संस्थान है सीबीआई, उनके द्वारा सजा सुनाई गई है, विशेष अदालत के द्वारा सजा सुनाई गई है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और सम्मान करते हैं कि 26 साल बाद ही न्याय मिला परिवार को। और जिस समय उसकी हत्या हुई थी उस समय उसके 2 छोटी छोटी बेटियां थी और उन दोनों बेटी की आज शादी हो गई है। लेकिन जरा सोचिए कि उनके परिवार के ऊपर क्या बीती होगी और उनका परिवार कैसे पालन पोषण किया होगा।
तो देखिए, ये मामला साल 1998 का था। आरोप के अनुसार एक अपराधी की तलाश में पुलिस ने पूर्णिया के बिहारीगंज थाने की फिद्दी बस्ती गांव में जगदीश झा के घर की घेराबंदी की और फिर संतोष कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बाद में इस घटना को पुलिस एनकाउंटर का रूप देने का प्रयास किया गया था, लेकिन 26 साल के बाद अब ये फैसला कोर्ट की तरफ से सामने है और 2 पुलिसकर्मियों के ऊपर गाज गिर चुकी है। हरियाणा में बीजेपी ने हैट्रिक लगा दी और इस हैट्रिक पर एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनके बीच खुशी की लहर है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और चिराग पासवान ने कहा कि पीएम मोदी का जादू अब भी बरकरार है। जिसमें किसी ने शायद अंदाजा नहीं लगाया होगा, वो परिणाम हरियाणा और हरियाणा के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देने का काम किया। इसके लिए जहां मैं मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को मैं बधाई देता हूं, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की नीतियों को बधाई देता हूं, वहीं जेपी नड्डा जी के संगठन क्षमता को मैं बधाई देता हूं। साथ ही में मैं मानता हूं कि हरियाणा की ये जीत, ये किसानों की जीत है, ये नौजवानों की जीत है, ये जवानों की जीत है और सबसे बड़ी बात, ये संविधान की जीत। हरियाणा का जीत का अगर विश्लेषण करें तो वहाँ सबसे बलिष्ठ जाति जाट होते हैं और कांग्रेस वालों ने जाट की राजनीति किया और जाट की राजनीति करने के फलस्वरूप बाकी जितनी जातियां हैं, जिसमें हमारे शेड्यूल कास्ट के भी लोग हैं, सब एक होकर के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास किया। इसलिए इस बात को भी झुठलाया जा। तो हरियाणा के बीजेपी की बम्पर जीत के बाद से ईवीएम को लेकर अब सियासी घमासान जो है वो तेज होने लगा है। कांग्रेस ने इसे लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने ये दावा किया कि मशीनों में बैटरी चार्ज की अलग अलग स्थिति के वजह से नतीजे जो हैं वो अलग आए हैं। हम पेश कर रहे हैं, अब ये अगले 5-7 मिनटों में हम पेश करेंगे। शिकायत कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ईसीआई हमारे सवालों का जवाब दें, क्योंकि 10, 12, 11 राउंड के नतीजे आ चुके हैं, पर जो अपडेट किया गया ईसीआई के वेबसाइट पर, चैनलों पर सिर्फ 4 या 5 राउंड के नतीजे आ रहे हैं। तो ये प्रशासन पर एक दबाव रखने का एक तरीका है। ये लोकसभा चुनाव में भी हुआ था, हम लोग गए थे, अभिषेक सिंघवी जी और मैं ईसीआई गए थे, हमने शिकायत की और तब ईसीआई ने कार्रवाई की। तो हम उम्मीद करते हैं कि ईसीआई जो एक संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष संस्था है, इस तरीके से स्थानीय प्रशासन पर दबाव नहीं डालना चाहिए। तो देखिए, कांग्रेस को एक बार फिर से ईवीएम पर अब शंका है। कांग्रेस के आरोप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालांकि करारा जवाब दिया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर इलेक्शन कमीशन की छवि को धूमिल करने के साथ ईवीएम की निष्पक्षता पर बट्टा लगाने का आरोप लगाया। अपनी राष्ट्रीय संस्थाओं पर शंका करते हो, देश का चुनाव आयोग हो, कांग्रेस ने देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की। कांग्रेस हर बार यही कोशिश करती है कि हमारी संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठाए, उसकी प्रतिष्ठा पर आघात करे। कांग्रेस की यही आदत रही है। कांग्रेस बड़ी बेशर्मी से ऐसी करतूतें करती आ रही है। तो देखिए, कांग्रेस ने जैसे ही ईवीएम पर सवाल खड़े किए, आरोप लगाया, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी इसे लेकर तंज कसा है। नित्यानंद राय ने कहा कि कांग्रेस को विकास से कहीं कोई मतलब ही नहीं है, कांग्रेस सिर्फ हारने पर बहाने ढूंढती है। कांग्रेस स्वीकार करे या न स्वीकार करे, उसके स्वभाव में है। जब कांग्रेस हारती है ना, तब बहाना ढूंढती है। कभी चुनाव आयोग पर अविश्वास जताती है, कभी जनता पर अविश्वास जताती है और हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब दिया है। जितना था ना राहुल गांधी जी का विदेश, चीन और पाकिस्तान के साथ सुर मिलाना, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए अपमान करने जैसे शब्दों का प्रयोग करना, विकास से तो मतलब है नहीं। हरियाणा की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास को स्वीकार किया है। तो हरियाणा में कांग्रेस के हार पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस पार्टी जो है हार के लिए ही जानी जाती है। हरियाणा की जनता ने बीजेपी को अपना प्यार दिया है, जो भी कांग्रेस के साथ जाएगा वो भी हारेगा। कांग्रेस पार्टी अब हारने के लिए जानी जाती है और कांग्रेस पार्टी
इस लोकतंत्र की हत्या कर रही है। जिस तरह लोकतंत्र में हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति विश्वास व्यक्त किया, इसके लिए हरियाणा की जनता को धन्यवाद देता हूं। साथ ही तो अब 2014 में क्या हुआ, 2019 क्या हुआ, और ऐसे में ये समझना जरूरी है कि लोकसभा चुनाव उस वक्त 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जो है वो कितने राज्यों में थी, कांग्रेस कितने राज्यों में थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 10 राज्य में थी तो कांग्रेस 12 राज्यों में सहयोगियों के साथ सरकार चला रही थी। और ऐसे में इसे समझना बहुत जरूरी है। यूं बदली सियासी तस्वीर हम क्यों कह रहे हैं। 2014 के अगर आंकड़े आप देखेंगे, बीजेपी अपने सहयोगी के साथ 10 राज्यों में सत्तासीन थी, कांग्रेस 12 राज्यों में, यानी कि 2 ज्यादा राज्य उसके पास थे और सहयोगियों के साथ वो सरकार चला रही थी। अब ऐसे में जरा देखिए कि क्या स्थिति बनी जब 2019 आता है, साल बदल गया और 2019 में भी क्या परिस्थितियां बनी, किस तरीके से ये तस्वीर बनती है ग्राफिक्स के जरिए, जरा वो भी समझिए। लेकिन 2014 से 2019 आते आते बीजेपी 19 राज्यों तक अपनी पकड़ मजबूत कर लेती है, यानी कि उसकी सरकार बन जाती है। कांग्रेस घसककर 5 राज्यों में सिमट जाती है। संगठन को लेकर विस्तार बीजेपी का बना, संगठन की मजबूती आई, राजनीतिक तौर पर किस तरीके से समीकरण बने और बदले वो भी जरा देखिए। 2024 के जरा आंकड़े देखिए। बीजेपी 2024 में 20 राज्यों तक पहुंच जाती है और कांग्रेस, हालांकि उसके परफॉर्मेंस में भी थोड़ा सुधार हुआ, 5 से 10 राज्यों तक पहुंची, लेकिन उस रेशियो में देखिएगा तो बीजेपी ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया और इसी वजह से वो 20 राज्यों तक सरकार अब इस वक्त चला रही है। अब जरा इस आंकड़े को भी देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 2014, 2019 और 2024 और कैसे ग्राउंड पर बीजेपी काम करती है, ये आंकड़े बता रहे हैं। 10 राज्यों से 2014 में शुरुआत होती है बीजेपी की, ये परफॉर्मेंस बनता और बेहतर होता जाता है 19 राज्यों तक और फिर 20 राज्यों तक बीजेपी की जो सरकार है वो बन जाती है अपने सहयोगी के साथ। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि गलतियों को दुरुस्त करना, वक्त पर दुरुस्त करना, ये कांग्रेस को सीखना होगा क्या? ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा भी हो रहा है। 15 अक्टूबर से राज्य भर के 8053 पंचायतों में काम ठप होने वाला है। जी हां, सभी पंचायत के मुखिया, मनरेगा मजदूर और कर्मी हड़ताल पर जाने वाले हैं, जिसकी मुखिया महासंघ ने ग्रामीण विकास विभाग को इसकी लिखित सूचना तक दे दी है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि मनरेगा अधिनियम कानून के तहत योजना का सही से संचालन नहीं होता और ना ही मजदूरों को रोजगार मिल रहा है, जिससे नाराज होकर मुखिया महासंघ ने हड़ताल की घोषणा कर दी है। मुखिया महासंघ से बात की संवाददाता रजनीश कुमार ने। 15 अक्टूबर से राज्य भर के सभी 8053 मुखिया और मनरेगा मजदूर के साथ साथ तमाम मनरेगा कर्मी हड़ताल पर जा रहे हैं। इसको लेकर मुखिया महासंघ ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है और सरकार को पत्र भी भेज दिया है। सीधी बातचीत करेंगे, हमारे साथ तमाम मुखिया महासंघ के नेता यहाँ मौजूद हैं। क्या लग रहा है, फिर से आप लोग हड़ताल पर जा रहे हैं? देखिए, हम लोग का मनरेगा को लेकर व्यापक जो इसमें सुधार की आवश्यकता है, इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी, ग्रामीण विकास मंत्री जी महोदय और हम लोग लगातार आपका BRDS सोसाइटी से अनुरोध करते आ रहे थे कि जो समस्याएं हैं, जो पंचायतों को संविधान से मनरेगा अधिनियम कानून के तहत जो प्रदत्त अधिकार है उसकी रक्षा राज्य सरकार करे। गाँव में मनरेगा की योजनाओं का क्रियान्वयन करने में जिस प्रकार से परेशानियां खड़ी कर दी गई है, आज मनरेगा में प्रशासनिक स्वीकृति का दायरा वर्षों से नहीं बढ़ा है। मनरेगा में भुगतान संबंधित मामला है जो पंचायत का अधिकार क्षेत्र का मामला है, उसी तरह से आपका कई समस्याएं हैं। मनरेगा में मजदूरों का समस्या है। जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग वापस नहीं लौटने वाले। कैसे होगा? पंचायत का कामकाज ठप कर देंगे? पूरी तरह से ठप हो जाएगा ताकि सरकार इसमें सुधार, व्यापक सुधार करे और जो है मजदूर का हक दे केंद्र सरकार। आपके साथ मतलब मजदूर भी उतरेंगे? हाँ, मजदूर भी, सारे मुखिया भी और कर्मी भी जो है हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। हम लोग पूरे सरकार को यह ऐलान कर दिए हैं कि अब हम लोग पूरे बिहार में कलम तोड़ हड़ताल कर दिए हैं और बढ़ चढ़ के जो ग्राम का जो विकास है वो मजदूर से होता था और वो मजदूर का इस देश में और इस राज्य में मजदूरी भी नहीं बढ़ा है। आज महंगाई कहाँ से कहाँ गया, लेकिन मजदूर का जो परिस्थिति और स्थिति है उसके चलते मुखिया संघ हम लोग ऐलान किए हैं। मुद्दा ग्रामीण विकास विभाग का है। अब उस विभाग को ये लोग साफ तौर से अल्टीमेटम दे रहे हैं, क्योंकि जो मजदूरी दर है इसके साथ साथ जो भुगतान है
और जो प्रक्रिया है इसके साथ साथ रोजगार, तमाम समस्याओं को लेकर ये लोग अब हड़ताल पर जा रहे हैं। देखना ये होगा कि आखिर सरकार अब क्या एक्शन लेती है, क्या मुखिया महासंघ को सरकार मना पाती है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात महापर्व छठ की और दीपावली की। दुर्गा पूजा या दीपावली के साथ छठ में अगर आप अपने गांव आना चाहते हैं तो आपको ट्रेन में टिकट नहीं मिल रही होगी। अब ऐसे में निराश होने की जरूरत नहीं है। पूर्व मध्य रेलवे ने आपकी इस परेशानी को कम कर दिया है। पूर्व को देखते हुए ऐसे में जिस तरीके की स्थिति अब से पहले रहा करती थी उसको मद्देनजर रखते हुए पूर्व मध्य रेलवे 9000 के करीब विशेष ट्रेन चला रही है, जो दिसंबर 2024 तक विभिन्न स्टेशनों से चलेगी। और इस बात की जानकारी पूर्व मध्य रेलवे के CPRO ने दी। तो देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा अब तक कुल 83 जोड़ी ट्रेनें नोटिफाई की गई हैं, जिसके कुल 8582 फेरे होंगे। ये ट्रेनें ऑरिजिनेटिंग टर्मिनेटिंग बेसिस पर हैं। इसके अलावा 35 जोड़ी ट्रेनें ECR के क्षेत्र से होकर गुजरेंगी, जिसके 842 फेरे निर्धारित हैं। ये सितंबर 2024 से दिसंबर 2024 तक के लिए अब तक के नोटिफिकेशन के हिसाब से बताया गया है। नवरात्र का 7वां दिन है। माता के पट खुलते ही दर्शन के लिए भक्तों का तांता लग गया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोरिंग रोड स्थित पूजा पंडाल पहुंचे और माता के दर्शन किया। इस मौके पर नगर विकास मंत्री नितिन नवीन, ऋतुराज सिन्हा सहित कई नेता यहां मौजूद रहे। सम्राट चौधरी ने कहा कि माता के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और बिहार की आर्थिक समृद्धि की कामना की। छपरा के जलालपुर प्रखंड के फुटानी बाजार में जुरासिक पार्क के अंदर मां दुर्गा की स्थापना की गई है। इस पार्क में विशालकाय डायनासोर बनाए गए हैं, जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। डायनासोर के बीच गुफा और फिर इसके अंदर मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित है। पिछले 5 साल से कलाकार ओम प्रकाश वन्य जीवों के संरक्षण पर आधारित पंडाल का निर्माण करते हैं, जो इलाके में लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र तो है ही और चर्चा का विषय भी। पंडाल से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संतोष गुप्ता। आपने जुरासिक पार्क में डायनासोर को देखा होगा, वो एक फिल्म थी, लेकिन असली हकीकत में छपरा के कलाकार ने जुरासिक पार्क को वास्तव में उतार दिया। आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो नज़ारा है बिल्कुल डायनासोर है, विशालकाय डायनासोर बनाए गए हैं। और एक छोटे से गांव जो जलालपुर के फुटानी बाजार में ये गांव है, वहाँ पे इस थीमेटिक पार्क को बनाया गया है, जिसके अंदर में एक गुफा है और गुफा के अंदर माँ दुर्गा जी है। हर साल यहाँ का कुछ अलग ही नज़ारा होता है जो यहाँ पे बनाया जाता है पंडाल, वो कुछ खास होता है। और इस खास पंडाल को खास बनाती है कलाकार। आई लव नेचर एंड आई लव क्रिएचर सर। बस ईश्वर जी जिन जिन जंतुओं को बनाए हैं उनसे बहुत प्रेम करता हूँ और उन्हीं से सीख करके कुछ कोशिश करता हूँ बनाऊँ। और इनके प्रति जैसे कि कुछ जीव है धरती पे विलुप्त होते जा रहे हैं, तो मौजूदा जो जीव है उनके बारे में सोचता हूँ कि इनको भी कम से कम बचाया जाए, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि हम इनको भी इनके जैसे डायनासोर्स के जैसे दिखाना पड़ेगा। ये कलाकारी इनका बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा लगा देखकर। और आप लोगों जो भी दर्शक हैं आइए देखिए, बहुत इंटरेस्ट है। और नाइट शो में तो बहुत अच्छा लगेगा इनका। हाँ, बहुत अच्छा लगेगा। मतलब जो कलकत्ता यहाँ वहाँ जाते हैं देखने के लिए, अब ये हमारे शहरों में और हमारे पास में मिल रहा है। इससे बढ़िया क्या चाहिए। ये डायनासोर, ये मतलब शाकाहारी डायनासोर और ये जो बोलते हैं ना बख्शी दोनों है इसमें। और ये तालाब भी पास में और मगरमच्छ वो जैसे है ना, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो कुल मिला के डायनासोर की सभी प्रजातियों को यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है और प्रयास किया गया है कि जो जुरासिक पार्क में जिस तरीके से डायनासोर लोग देखते थे वो आकर के यहाँ पे सामने से देखे, एकदम बिल्कुल सामने से। चूँकि ये आप देख सकते हैं पानी के अंदर, लेकिन पूरा जो कलाकृति है ये बताया जा रहा है कि इको फ्रेंडली है, यानी इसमें किसी भी ऐसे पदार्थ का इस्तेमाल नहीं किया गया है जिससे कि पर्यावरण को क्षति पहुँचे। और यही इस कलाकारी की फुटानी बाजार की यही खासियत है कि यहाँ जो कलाकार जो भी काम करते हैं वो बिल्कुल इको फ्रेंडली बनाते हैं। और ये पूरा जो हमारे जो कलाकार है बिल्कुल, ये देखिए कलाकार एक बार फिर यहाँ पे ये चर्चा के केंद्र में रहते हैं इस पूरे जो दुर्गा पूजा है इस दौरान, क्योंकि फुटानी बाजार का जो ये
पूजा है वो काफ़ी खास ये हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे माँ दुर्गा की जो प्रतिमा स्थापित की जाती है वो कुछ ऐसे पंडाल में स्थापित की जाती है जो कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।